नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तीसरे चरण के लिए मतदान को चंद घंटे बचे हैं। इस चरण में देश भर की 95 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की 16 सीटें शामिल हैं। इस फेज में दोनों राज्यों के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कहां क्या है समीकरण और कहां कितने वोटर हैं, सबसे पहले ये आप जानिए। इसके बाद इस बार का ये चुनाव, तीसरे चरण का चुनाव, दोनों राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल भरा है, इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। तीसरे चरण के रन में 95 सीटों पर जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही घंटों में इन सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। हर बूथ पर मतदान कर्मी पूरे साजो सामान के साथ डट गए हैं। आंकड़ों के आईने में देखें तो 12 राज्यों में 95 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से मध्य प्रदेश की 9 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें। इन 95 सीटों में से 2019 में बीजेपी को 72 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 4 सीटें। बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों की, तो मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इन 9 सीटों पर कुल 1,77,52,583 वोटर हैं। इनमें पुरुष वोटरों की संख्या 92,68,987 है, तो वहीं महिला वोटरों की संख्या 84,83,105 है, जबकि प्रत्याशियों की संख्या 127 है। प्रत्याशियों में 118 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी 22 भोपाल में और सबसे कम 7 प्रत्याशी भिंड में हैं। 30 साल से कम के 27% वोटर हैं, तो वहीं उम्मीदवारों की औसत उम्र 54 से 57 साल है। सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यदि हम जिले देखें तो ये जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं, इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं। काफी जगहों पे ये काम, जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी। भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। जो बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर वोटिंग होगी। सुरक्षा के लिए 202 कंपनियों की तैनाती की गई है। इन 7 सीटों पर 1,39,01,285 वोटर अपना मत डालेंगे। 15,701 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कुल 168 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जो 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पे 1005 महिला मतदाता इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में है। 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 3,98,416 मतदाता है और 20 से 29 आयु वर्ग के 31,92,602 मतदाता है। कुल 1,29,481 दिव्यांग मतदाता है और 85 आयु वर्ग के मतदाता उससे अधिक 61,715 है। खास बात यह है कि इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से मैदान में हैं। इनके सामने कांग्रेस की यादवेंद्र राव देशराज सिंह हैं। तो वहीं राजगढ़ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी के रोडमल नागर हैं। इसी तरह विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, तो उनके सामने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा प्रत्याशी हैं। इसी तरह कोरबा से बीजेपी की सरोज पांडे का मुकाबला कांग्रेस की ज्योत्सना महंत से है। तीसरे चरण के ये वो प्रत्याशी हैं जिनकी सीटें हाई प्रोफाइल हैं और इन पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी का, डॉक्टर शिल्पा देवांगन हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, कैसी तैयारी है तीसरे चरण को लेकर? जोरदार तैयारी है लोकेंद्र जी, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर 10 साल के मोदी सरकार के अप्रतिम भारत के विकास कार्यों के आधार पर
2047 के भारत को विश्व युग बनाने के मिशन पर और अगले 1000 साल बाद के विजन पर जनता जनार्दन से प्रार्थना कर रही है। और हम निश्चिंत और आश्वस्त हैं कि जन कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जिस प्रकार का राजनीतिक पतन कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए प्रारंभ किया, लोकेन जी, वोट जिहाद, पहली बार हमने आज़ादी के बाद चुनाव में शब्द सुना, वोट जिहाद। और पढ़े लिखे वो सलमान खुर्शीद और उनका परिवार जो अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदू धर्म ISIS और बोको हरम के समान है, और यही कांग्रेस की सोच है। ये OBC का आरक्षण लूटकर मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान सामने आता है कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। राम मंदिर, राम नाम का, रामकाज का, सनातन का विरोध, चच्चर कमेटी मुसलमान की बात करती है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी खाली मुसलमान की बात करती है। भेद क्यों? मुस्लिम भाई बहन भी हमारे इसी धरा के, भाई सी भारत के लोग हैं, क्यों बांटना चाहते हो? वोट बैंक के लिए, संपत्ति लूटने के लिए विरासत कानून की योजना, ये कौन से कृत्य कांग्रेस पार्टी कर रही है? वोट जिहाद, समझते इसका आशय क्या होता है लोकेंद्र जी? एक चुनाव जीतने के लिए आपका इस स्तर का मानसिक पतन आ गया, क्या वोट जिहाद की बातचीत कर रहे हैं? चलिए, ये पहला सवाल था, तो मुझे उम्मीद थी कि आप अभी अपनी तैयारियों पर बोलेंगे, उस पर मैं आऊंगा जो मुद्दे हैं, लेकिन एक बार शिल्पा जी से भी जवाब ले लेता हूं। तैयारी बोली, विकास विकास और विकास। शिल्पा जी, कैसी तैयारी आप लोगों की? जी नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा ऐसी रही है कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए नीति और योजनाएं बनाने की ओर कांग्रेस पार्टी अग्रसर होती है। और इसी के तहत हमने जो 5 न्याय की गारंटी और 25 गारंटियां, 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कही है, उस पर जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि आज पूरे देश में 10 साल में मोदी सरकार ने जो हर वर्ग के साथ अन्याय किया है, चाहे आप देख लीजिए युवाओं के साथ बेरोजगारी बढ़ी है, दर दर भटक रहे नौकरियों के लिए, वैकेंसी है परंतु नौकरियां नहीं दे रहे हैं। मोदी सरकार के राज में आज गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है, महिलाएं परेशान है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आपको लगता है आपकी 5 गारंटियां काम करेंगी, लेकिन प्रकाश जी, क्या इस फेज को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिहाज से सबसे इंटरेस्टिंग फेज आप मान रहे हैं? और इसमें अगर हम देखें, कई बड़े चेहरे हैं, सिंधिया हैं, शिवराज हैं, छत्तीसगढ़ में कई बड़े चेहरे हैं। पूरे इस तीसरे फेज में क्या आपको लगे मुद्दे, क्या लगे, किस तरीके का माहौल लगा, किस तरह का ये पूरा फेज लगा आपको? देखिए, ये लोकसभा का जो चुनाव है, मैं कई बार इस बात को अपन बातचीत कर चुके हैं कि ये चुनाव या तो आप मोदी जी के साथ है या आप मोदी जी के विरोध में है, उस तरह का चुनाव हो गया है। और ये जो मध्य प्रदेश में अभी जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें रोचकता इसलिए है, रुचि लोगों की इसलिए है कि इसमें शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी लड़ रहे हैं चुनाव, सरोज पांडे भी चुनाव लड़ रही है, श्रीमती महंत भी चुनाव लड़ रही है। इसलिए ये जो बड़े चेहरे हैं, इन बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य इन चुनाव में तय होने वाला है। और शिवराज जी का चुनाव तो आप देखिएगा कि शिवराज जी पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, ज्योतिरादित्य जी पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में प्रचार करने की जगह अपने लोकसभा क्षेत्र में वो पूरा ध्यान दे रहे हैं। इन सारी सीटों पे अगर हम एक आकलन करें तो कुछ मुरैना की सीट पर काफी रोचक चुनाव होने वाला है, काफी रोचक वहां पर उम्मीदवार हैं और कसमकस की स्थिति जरूर वहां पर दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी यह स्थिति हो सकती है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, जो विकास के मुद्दे हम आए, विकास से बाकी मोदी जी सारा एजेंडा चुनाव का तय कर ही देते हैं। रोज सुबह वो एक कोई ऐसा मुद्दा देते हैं जिस पर दिन भर चर्चा होती है। तो राम मंदिर से लेके सारे मुद्दे हैं, 10 साल का उनके शासन का अपना विकास है, तुष्टीकरण है, कांग्रेस की नाकामयाबियां हैं और कांग्रेस की नीतियों का विरोध है। जी ठीक है, लेकिन पंकज जी, जैसा कि आपने मुद्दे गिनाए और अब हम देख रहे हैं कि ये सेकंड फेज से थोड़ा सा बीजेपी ने अपनी विचारधारा में बदलाव किया। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप ये मुद्दे इसलिए लेकर आए इस वक्त तुष्टीकरण के, क्योंकि आप रोजगार पर बात नहीं करना चाहते हैं, आप युवाओं पर बात नहीं करना चाहते हैं, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और ये फर्स्ट फेज के बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद ज्यादा देखने को मिला। देखिए लोकेन जी, कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद ये पता चला कि कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण लूट कर सवर्ण मुस्लिमों को भी दे दिया। शेख, मुगल, सैयद और पठान पहली बार हमने सुना कि ओबीसी में आते हैं। कांग्रेस ने 2004 में आंध्र प्रदेश में ये कृत्य किया था। कर्नाटक में पिछली बार इनकी सरकार थी, 4% एडिशनल कोटा ओबीसी काटकर मुस्लिम को दिया। किसने अधिकार दिया?
कि आप हिंदू ओबीसी का आरक्षण काट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को दो। कांग्रेस पार्टी ने 1936 के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के समान अपने एजेंडा में लिखा है 2024 में वही बहुसंख्यकवाद का विरोध, पर्सनल लॉ को प्रोटेक्शन, स्पेशल रिजर्वेशन मुस्लिम्स को। ये तो 1936 इसमें में मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको पंकज जी, अभी भी आप लोग ये मानते हैं क्या कि वो वोट बैंक कांग्रेस का ही है? ये आप लोगों का अभी भी माइंडसेट है? क्योंकि आपने कहा कि जो फेवरेट वोट बैंक है उसके लिए इस तरीके से प्रावधान किए गए, क्योंकि आप लोग तो बात करते हैं पसमानदा मुसलमानों की, आप कहते हैं कि हमने तमाम जो पहले बजट होता था उससे ज्यादा बढ़ा दिया अल्पसंख्यकों का बजट। जी देखिए लोकेंद्र जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि क्यों बांट रहे हो हिंदू और मुसलमान में देश को? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये हिंदू मुस्लिम की शुरुआत किसने करी? कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में मुसलमान शब्द नहीं लिखा। लिखो ना भाई, डरते क्यों? जैसे हम नहीं डरते, हम तो सबके साथ की बात करते हैं। आप लिख रहे हो अल्पसंख्यक और पर्सनल लॉ की बात कर रहे हो। कौन सी और अल्पसंख्यक कम्युनिटी है जो पर्सनल लॉ को लेकर पूरे बातचीत करती है? आप स्ट्रक्चर कमेटी लाते हो, खाली मुस्लिम के अलावा कोई शब्द नहीं उसमें। 2006 में, 2004 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी, वो खाली मुस्लिम्स की बात करती है। तो वोट बैंक कांग्रेस मानती है, यद्यपि मुस्लिम समाज परिपक्व है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पढ़े लिखे सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेसी जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म की तुलना ISIS वो कर्म से करते हैं, ये सनातन को मिटाने वाले घमंडिया गठबंधन के साथ है। आज हमारी बहन जहां से बैठी है वहां से राधिका खेड़ा जी ने क्या क्या कहा कि शराब ऑफर की जाती है कांग्रेस की महिला नेत्री कार्यकर्ताओं को, शहर माना चाहिए, ढूंढ मरो। इमरती देवी जी के लिए जितेंद्र पटवारी मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? और शुरुआत करते हैं राहुल गांधी जी कि मैं सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की शक्तियों के खिलाफ हो रहे। राहुल गांधी जी सनातन हिंदू धर्म पढ़ा होता तो आपको पता होता कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती नारी ही शक्ति स्वरूपा है। यत्र पूजन्ते नारयन्तु रमन्ते तत् देवता। नारी की पूजा माँ देवता का वास है। और कही जा रही है कि आपके कई बड़े नेता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, उधर दिग्विजय सिंह भी हैं। उनका भी सवाल पूछूंगा मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से। लेकिन सवाल ये कि ये बड़े नेता इस बार अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा केंद्रित रहे। शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुबह 10 बजे से रात के 11-12 बजे तक उनका लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सिंधिया पूरे परिवार के साथ जमे हुए थे। तो कांग्रेस के नेता ये सवाल उठाते हैं कि भाई इन नेताओं को भी अब जरूरत पड़ रही है जनता के बीच जाने की। ये दिखाता है कि ये जनता से कट गए थे। लोकेन जी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम कांग्रेस ने जरूर सुना होगा। मैं पूछूंगा ना सर, मैंने तो इसलिए पहले कहा। मैं आ रहा हूं सर, मैं आपसे तो आपको तो उत्तर दे रहा हूं सर। हाँ। दिग्विजय सिंह जी नहीं निकले राजगढ़ के बाहर। कमलनाथ जी 19 अप्रैल के पहले चरण के बाद पुत्र मोह के दायित्व से मुक्त हैं। पर कमलनाथ जी की 2 सभाएं 20 अप्रैल को हुई मध्य प्रदेश में। उसके अलावा दिग्विजय सिंह जी के कैंपेन तक में कमलनाथ जी नहीं आए, क्योंकि कोई कमलनाथ जी के गया नहीं था। कोई कमलनाथ जी के भंवर जितेंद्र सिंह और जितेंद्र जीतू पटवारी के अलावा कोई तीसरा नेता नहीं गया। राष्ट्रीय के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई साहब? हम भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी ने कैंपेन किया, सिंधिया जी ने बाकी जगह कैंपेन किया। सिंधिया जी ग्वालियर भी गए, सिंधिया जी मोरैना भी गए, सिंधिया जी भिंड भी गए। जहां जहां पार्टी ने आदेश दिया वहां गए। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं कमलनाथ जी 19 अप्रैल के बाद पुत्र मोह के दायित्व से नकुलनाथ के मोह से मुक्त है। क्या ये फाइट वो तो नहीं कि कौन ज्यादा वोटों से जीते, उसको लेकर भी फाइट चल रही है क्या बीजेपी के अंदर? खाने के रिकॉर्ड कौन बना रहा है इस बार? लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक ही रिकॉर्ड पर काम कर रही है। वो रिकॉर्ड है अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। कौन कितनी अंकों मतांतर से जीतता है वो विषय नहीं है। विषय ये है कि अगले 25 साल बाद का भारत कैसा होगा, आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी। जो वोट जिहाद की अपील करने वाले लोग हैं वो कहां देश को और किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं और क्या दशा होगी, इन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी बातचीत करती है। हमारा फिर से नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब यानी सब, हर सकल भारतीय, सारे भारतीय के वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस भाव से भाजपा काम करती है। ठीक शिल्पा जी, देखिए बड़े बड़े वादे राहुल गांधी कर रहे हैं अपनी रैलियों में। प्रियंका गांधी बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हम रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। अभी तो बहुत कम समय हुआ ना भूपेश बघेल की सरकार गए हुए। जो बेरोजगारी भत्ता आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे और जो भी ग्रेजुएट है उसको 1 साल की नौकरी देंगे। ये नीतियां 4-4.5 साल गुजर गए जब जाकर बेरोजगारी भत्ता देने की बात सामने आई छत्तीसगढ़ में। आप महिलाओं की बात करती हैं, राधिका खेड़ा ने गंभीर आरोप लगा दिए। राम मंदिर को लेकर आप घिरे हुए हैं कि वहां पर अगर कोई आस्था दिखाए तो उसको कांग्रेस पार्टी में साइडलाइन कर दिया जाता है। आप जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही हैं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और आपकी सरकार हार गई वहां पर,
जब आप लोग कॉन्फिडेंस में थे, आप लोग शायद उन जो मुद्दे आज उठा रहे हैं उनको खुद पूरा नहीं कर पाए उस समय। देखिए, लोकसभा में पूरे देश के मुद्दों पर जनता आकलन करती है और जनता समझदार है। जनता मोदी सरकार से 10 साल के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड मांगती है, परंतु आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल में बैठ करके भी अपना रिपोर्ट कार्ड देने से कतराते हैं। वो लगातार कांग्रेस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं और मनगढ़ंत कहानियां बनाने की कोशिश क्या करते हैं। राधिका खेड़ा का मामला तो बीजेपी का नहीं है ना मैम? या भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता अपने आखिरी टेन्योर लास्ट 6 महीने में उसको लागू किया, वो बीजेपी का मसला है क्या? आप लोग आज रोजगार की बात करते हैं, उस समय कितने रोजगार आप लोग दे पाए, क्या उसकी पॉलिसी रही, वो जनता के सामने रख पा रहे हैं क्या आज की तारीख में? देखिए, विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे में की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि आपने डिलीवर किस तरीके से किया। क्या आप वहां पर कोई उस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर पाए? जनता आज की डेट में जान रही है कि किस प्रकार झूठे वादे करके मोदी सरकार देश में राज कर रही है, लेकिन आज महंगाई के गर्त में देश को ले जाने के लिए भुखमरी इंडेक्स में आप देख लीजिए, क्या जनता नहीं देखती है? भुखमरी इंडेक्स में आप देख लीजिए, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की करेंसी जो आज एशिया के टॉप 10 करेंसी से बाहर चली गई है, ये संपूर्ण देश की जनता जो है वो आकलन करती है। कांग्रेस भूपेश सरकार ने जो कहा वो किया है, काफी हद तक के 95% कार्य हमने पूर्ण किए थे छत्तीसगढ़ के अंदर। हमने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हमने करके दिखाया। निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता की भी बात की थी, बेरोजगारी भत्ता भी दिया, परंतु जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, उसके चलते आज जनता भी देख रही है किस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार बनने के बावजूद भी पेड़ के जंगल की कटाई हो रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। कई ऐसे प्लांट है जिसका छत्तीसगढ़ के अंदर निजीकरण करने के प्लान चल रहे हैं। पूंजीपति मित्रों के इनके कर्ज माफ हो रहे हैं, परंतु आज देश और प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे। किसान आक्रोशित और आंदोलित है, उनको उनके अधिकार एमएसपी नहीं मिल पा रहे और इन्हीं अधिकारों की तो बात चलिए एक सवाल मैंने उनसे पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपके बड़े नेताओं की स्थिति क्या है? चरणदास महंत की पत्नी इस चुनाव में लड़ रही हैं, उनको लेकर चरणदास महंत ही कई बार मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए अपने बयानों को लेकर। इधर जैसा अभी पंकज जी ने भी कहा, दिग्विजय सिंह भी कल चुनावी मैदान में हैं, वो खुद अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे। मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? बड़े नेता बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। दीपक बैज को लेकर बार बार बीजेपी आरोप लगाती है कि वो खुद कहीं गायब हो जाते हैं बीच बीच में। देखिए, बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है और जब इससे बात नहीं बनती तो धार्मिक उन्माद फैलाने और मछली मुसलमान पर आ जाती है। इसकी बात मैं नहीं करना चाहूंगी। हमारे जो नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 15 लाख से अधिक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाकर कांग्रेस की रीति नीति और नियत और योजनाएं जो हमने बनाई हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसे हर बूथ लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तत्परता से कार्य कर रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जनता आज समझ रही। जमीनी स्तर पर इनका ग्राफ देख लीजिए, इनका तो पहला ही ग्राफ है कि साउथ में बीजेपी साफ, नॉर्थ में ये इनका ग्राफ। चलिए वो तो 4 मई को डिसाइड हो जाएगा क्या जनादेश है। समझ चुकी है। लेकिन प्रकाश जी जो कुछ कहना चाह रहे हैं, पंकज जी बोलिए सर। दिन में सपने देखने की आदत है। अभी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कह रहे थे वापस आएंगे, और इतने अच्छे काम किए होते भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल में, सिवाय लूट डकैती और विभाजन के कुछ नहीं करते। वही देश भर में, चलिए ठीक, देश भर में पिछले 2 चुनाव में लोकेंद्र जी 10% सीट नहीं ला पा रही है। ठीक, प्रकाश जी मुद्दों की अगर हम बात करें तो जो बड़े मुद्दे हैं जिनको बीजेपी, जैसा आपने कहा कि एजेंडा रखा जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से और उसी पर कहीं ना कहीं डिस्कशन पूरी मुड़ जाती है, क्या वही मुद्दे हैं? क्योंकि हम जब जनता से पूछते हैं तो उनकी भी कमोबेश यही बात है, बहुत लोकल ये इलेक्शन नहीं जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, देखिए जो होना ये चाहिए था कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन जो एक सांसद जिसको हम वोट देने जा रहे हैं उसने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, जो संसद के रूप में, एक सांसद के रूप में उसको काम करने होते हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अधोसंरचना के क्षेत्र में, उसका भी रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए। हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि सांसद के कार्यों को लेकर तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है, और बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, केंद्र के मुद्दे, राज्य के मुद्दे, लेकिन एक सांसद के रूप में जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा है वो अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो क्या करेगा, और अगर वो वर्तमान सांसद है तो उसने क्या किया,
ये कोई बताने को तैयार नहीं है। ठीक पंकज जी, देखिए बीइंग आप जब पार्टी है आपकी सत्ता में, और ये बड़ा गंभीर इशू है कि आप लोग इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। क्या है कि ये रिफॉर्म भी हो कि भाई सांसद से कनेक्टिविटी कहाँ है जनता की, सांसद की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि सांसद एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसी से प्रधानमंत्री बनना है, उसी की मेजॉरिटी बहुत अहम है, लेकिन यहाँ सीधा फेस प्रधानमंत्री का है, उनकी गारंटी है, तो उसमें चेहरा कौन है उसका पता ही नहीं चल रहा, उसके काम क्या रहे, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है, उसकी बात ही नहीं हो रही। देखिए लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर विश्वास करती है, और ऐसा इसलिए कि हम काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपके और हमारा तब भी संवाद होता था, हर राज्य में हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, और अभी देश की संसद में रिपोर्ट कार्ड पेश किया। देश की अर्थव्यवस्था की बात करिए, इकोनॉमी 5वें नंबर की, गारंटी 2026 तक 3 नंबर की इकोनॉमी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत की विदेश, हम मोबाइल के दुनिया के नंबर 2 के उत्पादक हैं, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, हाईवेज, चलिए बात कर लीजिए किस विषय की बात करना है, स्कूल, सड़क, अस्पताल, कॉलेज, शिक्षा संसाधन, रक्षा, डिफेंस, सब जगह बातचीत कर लीजिए। भ्रष्टाचार धेले का नहीं, चुनौती देता हूँ, 10 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं। और कांग्रेस के जमाने में राजीव गांधी जी, इनके पूर्व नेता, स्वीकार करते थे कि 85 पैसे कांग्रेस के लोग खा जाते, कि सरकारें इन्हीं की होती थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जेल में, कुछ बेल में, साथी जेल में। ये नैतिकता की बात करते हैं, इनके साथ का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, 6 महीने से जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों में, सुप्रीम कोर्ट ने जेल देने से मना कर दिया, तो भी सब कह रहे हैं साहब बहुत गलत हो रहा है। तो ये देश देख रहा है। चलिए ये दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें हैं, क्योंकि समय इतना ही है मेरे पास, इसलिए रोक रहा हूं। पंकज जी, आप तीनों जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कल जनता को तय करना है, और न्यूज स्टेट तो लगातार ये अपील कर रहा है कि भाई आप सुबह 6 बजे नहा धोकर तैयार हो जाइए, लाइन में लग जाइए, ताकि सबसे पहला वोट आप ही करें, और उसके बाद अपनी सेल्फी हमें जरूर भेजें, ताकि हम टीवी पर आपका फोटो चला सकें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।